नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर की पहले पेपर से इसकी तीसरी इकाई संज्ञान और अधिगम के जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, वो आप सभी के लिए लेके आई हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछली 2 इकाइयों के प्रश्न करा चुकी हूँ, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इस बार अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगी आप सभी को, जो लॉन्ग आंसर रहेंगे उसकी हेडिंग्स बताऊंगी, बाकी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। अधिगम एक क्रिया है, इसकी 2 विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। इसी सीखने के द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। शिक्षा को अधिगम या सीखने का बड़ा क्षेत्र माना गया है। प्रत्येक वस्तु को हम आसानी से नहीं सीख पाते। बच्चे जन्म के तुरंत बाद से सीखना प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए उनका विकास धीरे धीरे होता है। सीखने के द्वारा जो अनुभव बनते हैं वे हमें भविष्य की समस्याओं के समाधान में सहायता देते हैं, इसीलिए सीखने का जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं कार्यों के द्वारा वह अपने जीवन की रक्षा करता है। बालक सहज क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों के अनुसार सीखते हैं। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है। अनुभव के द्वारा लाभ उठाने की क्रिया को सीखना कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कॉल्विन के अनुसार पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कोई भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार में अनुभव को जो कुछ वे हो सकते थे भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम के प्रकार। अधिगम की क्रिया, ढंग तथा विषय वस्तु के आधार पर सीखने के कुछ पक्ष या प्रकार निम्नलिखित हैं। ज्ञानात्मक अधिगम। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ये क्रियाएं निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसी प्रकार से सीखा जाता है। अगला है प्रत्यात्मक सीखना। जब बालक साधारण ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। इसी को प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। साहचर्यात्मक अधिगम। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यात्मक सीखने में साहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती रहती है। संवेदनात्मक अधिगम। उस सीखने को तब संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इनमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना या सीखना। गामक अधिगम। जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं। इनमें सीखने के निम्नलिखित उपकरण हैं: देखना, सिर उठाना, बैठना और साइकिल वगैरह चलाना। अधिगम की विशेषताएं बताइए। अधिगम की प्रक्रिया। मानवीय सीखना एक प्रक्रिया के अंतर्गत है। सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर जे.डी. शर्मा ने लिखा है, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप मस्तिष्कीय अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है। सीखने की प्रक्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रूपांतरण होने के साथ साथ होती रहती है। इन रूपांतरणों को कभी कभी अनुरेखण भी कहा जाता है। अतः सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सीखने में वृद्धि होने से हमारे मस्तिष्क में कुछ रेखाचित्र बनते हैं जो अभ्यास से दृढ़ एवं स्पष्ट होते रहते हैं और भविष्य में जागृत होकर सहायता करते रहते हैं। अतः सीखना धीरे धीरे निश्चित तरीके से उन्नति की ओर बढ़ता है। यही सीखने की प्रक्रिया है। सही प्रतिचारों का चुनाव। किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है वे सभी प्रतिचार कहलाते हैं। सीखते समय प्रतिचारों का चयन करना होता है ताकि वे समय पर एवं शक्ति का सही उपयोग हो सके। अभ्यास। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। सीखने में सही प्रतिचारों को बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि सीखना स्थायी हो जाए। परिवर्तन में स्थायित्वता। जब किसी कार्य को करने में स्थायित्वता आ जाती है तो वह हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है। हम कभी भी उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।
यही ज्ञान वृद्धि में सहायक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति, सीखने में लक्ष्य की प्राप्ति करना आवश्यक होता है। बिना किसी लक्ष्य निर्धारण के कोई भी सीखना सफल नहीं हो पाता। वह लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। इसी से सीखने वाले को उत्साह एवं बल प्राप्त होता रहता है। विभेदीकरण, मानव प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण मानते हैं। सीखने के क्षेत्र में यह बहुत पाई जाती है। व्यक्ति की मानसिक तत्परता इसी पर निर्भर करती है। स्टैगनर ने लिखा है, जब व्यक्ति में बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना और उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए स्मृति के अवयवों को समझाइए। अर्थ और परिभाषा। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। स्मृति एक सामान्य पद है जिसका तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की क्षमता से होता है। स्मृति के दो पक्ष हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पक्ष से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है तथा ऋणात्मक पक्ष से तात्पर्य उन अनुभूतियों को याद करने में असमर्थता से होता है। वुडवर्थ ने लिखा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। रायबर्न ने कहा है, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति हम में होती है उसे स्मृति कहते हैं। जेम्स ने कहा है, स्मृति उस घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक नहीं सोचा है, पर जिसके बारे में हमको यह चेतना है कि उसका पहले विचार या अनुभव कर सकते हैं। विशेषताएं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। इसमें अतीत में घटी घटनाओं की कल्पना द्वारा पहचान की जाती है। अतीत के अनुभवों को पुनः चेतना में लाया जाता है। स्मृति के प्रकार। मनुष्य रूप से स्मृति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। संवेदी स्मृति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। इसे तात्कालिक स्मृति भी कहा जाता है। इसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए याद रख पाता है। अल्पकालिक स्मृति, इसे विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है। इसमें किसी विषय या घटना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक धारित करके रखा जाता है। दीर्घकालिक स्मृति, व्यक्ति किसी पाठ या घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक या अधिक दिनों तक याद रखता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। स्मृति के तत्व, अवयव या अंग। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के पूर्ण क्रिया के 4 अंग हैं। सीखना, धारण, हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। किसी बात को अच्छी तरह से सीख लेने से आधी से अधिक लड़ाई हम जीत लेते हैं। धारण, स्मृति का दूसरा अंग है धारण। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अल्पकालिक स्मृति धारणा का प्रथम प्रक्रिया रूप है जिसका जन्म संवेदनिक सूचनाओं के कूट संकेतन के बाद अवधान देकर क्षणिक समय के लिए अस्तित्व में आता है। यह स्मृति ऐसी बायो इलेक्ट्रिक प्रक्रिया है जिसका अस्तित्व 30 सेकंड तक होता है। ब्रॉडबैंड तथा नाथनैन की विचारधारा इसी प्रकार की है। अल्पकालिक स्मृति भंडार में वही सूचनाएं रहती हैं जो सीमित समय के लिए हैं। इस धारणा शक्ति को कार्यकारी स्मृति, सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति तथा प्राथमिक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। अल्पकालीन स्मृति शक्तिहीन होती है। इसमें उद्दीपकों के बारे में सूचनाओं का कूट संकेत होता है। इसमें सामान्यतः 5 से 9 सूचनाओं को ही संचित किया जा सकता है। अल्पकालिक स्मृति में जादुई अंक 7 है जो 2 कम या 2 अधिक हो जाता है। गुच्छन प्रक्रिया में व्यक्ति 7 अंकों को ग्रहण कर सकता है। अल्पकालीन स्मृति की अवधि अधिक से अधिक 20 सेकंड तक ही पाई गई है। इस तथ्य की पुष्टि ब्राउन, लॉयड पैटरसन एवं मार्गरेट पैटरसन ने की है। अल्पकालिक स्मृति में धारणा का तीव्र ह्रास होता है। पैटरसन द्वे ने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि अधिगम के 12 सेकंड में ही सामग्री का 75% विस्मरण हो जाता है। 18 सेकंड के बाद 10% विस्मरण हो जाता है। मडार्क के अध्ययनों में इन परिणामों की पुष्टि होती है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि अधिगम की मात्रा अथवा प्रयास बढ़ाने से अल्पकालिक स्मृति का ह्रास कम हो जाता है, जिसका अर्थ यह भी है कि अल्पकालिक स्मृति दीर्घकालिक स्मृति की दिशा की ओर हो जाती है। हेलियर के अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि अभ्यास की वृद्धि के साथ
साथ धारणा में ह्रास की मात्रा उसी रूप में घट जाती है। अल्पकालिक स्मृति में व्यक्तिकरण का प्रभाव पड़ता है। हॉस्टन ने प्रायोगिक अध्ययन में बताया है कि अल्पकालिक स्मृति पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण का प्रभाव पड़ता है। बाका नॉर्मन का कथन है कि अल्पकालिक स्मृति अपनी संचय क्षमता में दीर्घकालिक स्मृति की तुलना में सीमित होती है। दीर्घकालिक स्मृति किसे कहते हैं? दीर्घकालिक स्मृति, विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति भी कहा है। इस तरह की स्मृति में व्यक्ति किसी भी पाठ, घटना आदि को कम से कम 30 सेकंड तक याद किए रहता है तथा अधिक से अधिक कितने दिनों तक याद करता है इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे छात्र जब यह कहता है कि अमुक प्रश्न पूछा गया था, तो यह सीधी अवधि स्मृति का उदाहरण होगा। इस स्मृति उन्हीं घटनाओं एवं तथ्यों को संचित रखा जाता है जिनका अभ्यास वह कई बार कर चुका होता है। जैसे व्यक्ति अपने तथा अपने निकट रिश्तेदारों के टेलीफोन नंबर को LTM में धारण किए रहता है। दीर्घ स्मृति के 2 प्रकार बताए हैं, प्रासंगिक स्मृति और अर्थसंगत स्मृति। पुनः स्मरण किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। स्मृति के स्वरूप की व्याख्या में अधिगम तथा धारण के बाद पुनः स्मरण का महत्वपूर्ण हाथ है। इसे प्रत्याहान के नाम से ही पुकारते हैं। मस्तिष्क में जिन तथ्यों अथवा अनुभवों को हम स्थिर कर लेते हैं और पुनः चेतना के स्तर पर जब लाते हैं, तब किसी प्रक्रिया को पुनः स्मरण या प्रत्याहान के नाम से जाना जाता है। पुनः स्मरण का स्पष्ट उदाहरण परीक्षा कक्ष में बैठे उस परीक्षार्थी को प्रतिक्रियाओं के संबंध में दिया जाता है जिसको किसी समय मस्तिष्क में भर लिया गया है और अब धीरे धीरे करके चेतन पटल पर उभर कर संचित विषय वस्तु आ रही है, जिसके कारण प्रश्न पत्र में उत्तर दिए जा रहे हैं। यह पुनः स्मरण के कारण संभव होता है। भाषा शिक्षण में उपयोगी। बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह गलत कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है। सीमित क्षेत्र का उपयोग। बालक का स्मृति क्षेत्र होता है। यदि वह सब बातों का स्मरण रखे तो उसे अपने स्मृति क्षेत्र में नवीन बातों को स्थान देना असंभव हो जाएगा। पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सीखना। ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनको बालक पुरानी बातों को भूलकर ही सीख सकता है, जैसे पढ़ने या लिखने की उपयुक्त विधियां। अतः उसे उन विधियों को भुला देना आवश्यक है जिनका प्रयोग वह करता चला आ रहा है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों का सीखना पुरानी बातों के स्मरण में बाधा डालता है और पुरानी बातों का स्मरण नई बातों को सीखने में बाधा डालता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बालक के शिक्षा में विस्मरण का स्थान अति महत्वपूर्ण है। यह विस्मरण करके ही नई बातों को सीख सकता है। स्कीमा का क्वेश्चन करा दिया है। निर्माणवाद का अर्थ बताइए। जब बालक की आयु 12 वर्ष की हो जाती है तब उसका मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है और उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इस आयु में बालक अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगता है। यही निर्माणवादी का अर्थ है। यही निर्माणवाद का अर्थ है। निर्माणवाद की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करते हैं जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त होते हैं। ज्ञान निर्माण अधिगमकर्ता संकेतात्मक रूप से करते हैं जो स्वयं क्रिया का प्रतिबिंब करते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता सामाजिक रूप से करते हैं जो अपना अर्थ दूसरों को संप्रेषित करते हैं। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्वलन का क्या महत्व होता है, समझाइए। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्वलन का महत्व। पुनर्वलन सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार होते हैं। किसी अपेक्षित अनुक्रिया के बाद पुनर्वलन की प्राप्ति भविष्य में उस अनुक्रिया की बारंबारता को बढ़ाती है। यदि कोई पुनर्वलक बार बार दिया जाता है तो वह भविष्य में व्यवहार के विकास का निर्धारक बन जाता है। जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें पुनर्वलक कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। स्मृति की विशेषताएं लिखिए। स्मृति की विशेषताएं। शीघ्र अधिगम। जिस वस्तु को शीघ्र देखा जाता है वह उतनी ही अच्छी तरह स्मरण हो जाती है। शीघ्र देखने पर सीखने की विधियों, वातावरण तथा योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। उत्तम धारणा। जितनी अच्छी धारणा शक्ति होगी उतनी अच्छी स्मृति समझी जाएगी। जो व्यक्ति किसी अनुभव को अधिक समय तक धारण किए रहता है वह अच्छी स्मृति वाला कहलाता है। जिस छात्र की धारणा शक्ति कमजोर होती है उसकी स्मृति क्षीण होती है। शीघ्र प्रत्यास्मरण। स्मृति की विशेषता है कि जो कुछ भी याद किया जाए या अनुभव प्राप्त हो उसका प्रत्यास्मरण शीघ्र हो जाए। शीघ्र अभिज्ञान। शीघ्र अभिज्ञान अच्छी स्मृति की एक आवश्यक विशेषता शीघ्र पहचानने की भी होती है। अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति संबंधित अनुभवों तथा प्रतिमाओं को शीघ्र पहचान लेता है। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक अवधान में अंतर लिखिए।
ऐच्छिक अवधान अर्जित रुचियों पर आधारित होता है। ये रुचि किसी उद्देश्य, प्रेरणा एवं अन्य वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। इन रुचियों के कारण व्यक्ति इनसे संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात अपने मन को इन पर लगाता है। इसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो विद्यार्थी जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, वह इसके लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का अवधान दो प्रकार का होता है, विचारित अवधान और अविचारित अवधान। अनैच्छिक अवधान जन्मजात रुचियों पर आधारित होता है। इस प्रकार के ध्यान में इच्छा, उद्देश्य, प्रेरणा का महत्व नहीं होता। इसमें व्यक्ति का ध्यान अपने आप केंद्रित होता है। अनैच्छिक अवधान दो प्रकार का होता है, सहज अवधान और बाध्य अवधान। रुचि को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। बुद्धि रुचियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उच्च बुद्धि वाले व्यक्तियों में अधिक रुचियां पाई जाती हैं तथा निम्न बुद्धि वाले व्यक्तियों में कम रुचियां पाई जाती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ रुचियों का विकास होता है। कम आयु के बच्चों की अपेक्षा अधिक आयु वाले बच्चों में रुचियों की संख्या अधिक पाई जाती है। उत्तर किशोरावस्था के बाद यह बात लागू नहीं होती। अनुभव, रुचियों के संबंधित कार्यों में यदि व्यक्ति को कटु अनुभव होते हैं तो रुचियों के विकास में ऐसे कटु अनुभव बाधा उत्पन्न करते हैं। लिंग, लड़के और लड़कियों की रुचि में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। प्रायः देखा गया है गणित, विज्ञान और तकनीकी विषयों में लड़के रुचि लेते हैं और संगीत, गृह कार्य, कला जैसे विषयों में लड़कियां रुचि लेती हैं। रुचियों के प्रकार देख लीजिए। जन्मजात रुचियां जो जन्म से होती हैं, अर्जित जो प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। अधिगम क्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? विद्यार्थियों में अधिगम करना, विभिन्न प्रकार के अधिगम के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। अधिगम उद्देश्य, अधिगम विधियां और मूल्यांकन का सतत संगत आयोजन करता है। विद्यार्थियों के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अधिगम तकनीकों का उपयोग करता है। ऐसे क्रियाकलापों को डिजाइन करता है जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है। अधिगम क्रियाकलाप और इसके तत्व लिखिए। गीत गाना, नाचना, भूमिकाएं निभाना, कहानी कहना, एकांकी अनुभव आदि, एकांकी अभिनय आदि। जो कार्य आनंददायक है वह क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में कुछ शारीरिक कार्य शामिल होते हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप में शिक्षण सामग्री का होना आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को क्रियाकलाप के अवसर मिलने चाहिए। अधिगम के क्रियाकलाप: ध्यान केंद्रित, आनंददायक, चुनौतीपूर्ण और स्वतः अंतर्भागिता। सीखने में प्रेरणा की भूमिका और मस्तिष्क विज्ञान को समझाइए। सीखने में प्रेरणा की भूमिका: बच्चों को बोलने का मौका दें, उन्हें सुनें और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण चर्चा करें। बच्चों की नकारात्मक दृष्टिकोण की तुलना में सकारात्मक दृष्टिकोण पर ज़्यादा ध्यान देना। बच्चों की छोटी सफलताओं को पहचानना और उनके बारे में चर्चा करना। बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करना। सबको समान रूप से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रतिक्रिया देना। किसी बच्चे को मंदबुद्धि घोषित न करना। उनकी काबिलियत पर विश्वास जताना। सीखने में मस्तिष्क विज्ञान के परिप्रेक्ष्य: एक विकासशील मस्तिष्क वयस्क मस्तिष्क की तुलना में बचपन में अधिक लचीला होता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क के जरिए अलग अलग सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। पैदा करने के बाद से लेकर लेख पढ़ने तक दिमाग को कुछ नया सोचने एवं कुछ नया सीखने के लिए एक लचीलापन देता है। अनुकरण क्या है? अधिकांशतया व्यक्ति किसी कार्य को अनुकरण के अवलोकन से और अन्य प्रकार की क्रियाओं से सीखते हैं। ये भी कुछ मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनसे बच्चे नए अनुभवों और व्यवहारिकता को सीखते हैं। अनुकरण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया के अनुरूप कार्य है। बच्चा प्रत्येक कार्य व्यवहार का अनुकरण नहीं करता है, वह उसका चुनाव करता है जिसे वह पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अनुकरण के लिए अपने व्यवहार या क्रियाओं से उसे आकर्षित करता है और ऐसा व्यक्ति अनुकरण के लिए आदर्श बन जाता है। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसके प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहता है, जैसे माता पिता, सहोदर, अध्यापक या अन्य कोई भी व्यक्ति जिनके प्रत्यक्ष संपर्क में बच्चा नहीं रहता, लेकिन फिर भी वे अनुकरण के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये हेडिंग्स में आपको बता दूंगी, बाकी आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की बताई गई विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझाइए। जंतु विज्ञानी पियाजे का जन्म 1896 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इन्होंने जंतु विज्ञान में ही विशेष योग्यता प्राप्त की। जिनेवा में उन्होंने बच्चे के विकास के लिए स्कूल भी खोला। जंतु विज्ञानी होते हुए भी उनका कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक उपयोगी साबित हुआ है। बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करते हुए पियाजे ने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत रखा। पियाजे को एक प्रकार की
पियाजे बुद्धि को एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया मानते हैं जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाएं शामिल होती हैं। उनका कथन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता जाता है। इस विचारधारा में मॉर्गन किंग, बीज तथा सोपलर ने भी स्वीकार किया है। पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में होता है। संवेदी गतिवाही अवस्था, इसको पढ़ते चलिए आप लोग। पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, इसे भी देख लीजिए। फिर ये मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था और ये चौथी औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूल प्रत्यय निम्न है। निर्माण एवं अनुसंधान, नवीन विचारों का निर्माण करना तथा उनको अनुसंधान के साथ जोड़ना। क्रियात्मक पहचान, किसी कार्य को तर्क पूर्ण क्रियात्मक पहचान बनाना। इसी आधार पर उसमें समीकरण, व्यवस्थापन, संतुलन स्थापन की प्रक्रियाएं स्थान ले लेती हैं। समीकरण के आधार पर विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाता है, जबकि व्यवस्थापन तथा संतुलन में नई वस्तु तथा विचार के साथ समायोजन करना होता है। बियर्ड ने पियाजे के सिद्धांत को नर्सरी तथा प्रारंभिक शिक्षा में उपयोगी मानते हुए निम्न बातों को महत्वपूर्ण माना है। बच्चों को गिनने, छांटने तथा वर्गीकृत करने जैसी क्रियाओं से अवगत कराना। निर्माण तथा भिन्नता की प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया के साधन उपलब्ध कराना। खिलौनों के माध्यम से नाटक तथा खेल की प्रक्रिया को उत्साहित करना। अवकाश के समय को कहानी, नाटक तथा स्वतंत्र क्रियाओं को प्रदान करना। शब्दावली विकसित करना। अधिक परिपक्व बालकों को अधिक संरचनात्मक खेलों के अवसर देना। मूल्यांकन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में विद्वानों मूल्यांकन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में विद्वानों ने निम्न आलोचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं को विद्वानों ने आत्मनिष्ठ बताया है। बालकों में समस्यात्मक समाधान का अभाव शून्य संज्ञानात्मक क्षमता नहीं है। आलोचकों का मत है कि प्रत्येक अवस्था के अंदर संज्ञानात्मक विकास संबंधी परिवर्तन धीरे धीरे निरंतर उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास होता है। इतना काफ़ी रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के सूझ के सिद्धांत से क्या समझते हैं? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता लिखिए। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना नामक सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। इनमें कोहलर, लेविन, कोफ्फा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक आकृति का पूर्णता या समग्रता है। इनके अनुसार व्यक्ति किसी भी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से सीखता है। वह वस्तु को एक इकाई के रूप में देखता है तथा उसके संपूर्ण रूप को ग्रहण करने के बाद उसके विभिन्न भागों पर दृष्टि डालता है। सिद्धांत का अर्थ, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए नए ढंग से प्रत्यक्षण करके उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसमें अचानक सूझ उत्पन्न हो जाती है। सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, यह सिद्धांत वातावरण की महत्ता को स्थापित करता है। अध्यापकों को बालकों के समक्ष ऐसी परिस्थिति या वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि बालक में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके। यह सिद्धांत बुद्धि, संरचनात्मकता, कल्पना तथा तर्क शक्ति जैसी संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करता है। यह सीखने की यांत्रिक विधि का खंडन करता है। बालक द्वारा स्वयं परिस्थिति के अवलोकन का सूझ द्वारा खोज पर बल देता है। यह सीखने के नवीन ज्ञान को आवश्यकता, उपयोग और सार्थकता पर बल देता है। यह सीखने के नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग और सार्थकता पर बल देता है। सीखने के प्रकार से आप क्या समझते हैं? अधिगम सोपानिकी पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। गेने की अधिगम सोपानिकी में अधिगम को कितने भागों में बांटा गया स्पष्ट कीजिए। सीखना या अधिगम को विभिन्न आधारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर सीखने के प्रकार शाब्दिक अधिगम, चालक अधिगम, भावात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। अधिगम विधि अथवा तकनीक आधार पर वर्गीकरण, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, अनुबंधन अधिगम, पुनर्बलन अधिगम, ऊशुवेल ने
सीखना के 4 प्रकार दिए हैं। अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। गैने के अनुसार गैने ने अधिगम को सोपानिकी में प्रस्तुत किया और 8 भागों में बांटा है। ये 8 प्रकार हैं। क्या देखिए, ये नीचे से चले हैं इनके। संकेत लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम और बहु विभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इस तरह से आप चार्ट बना देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएंगे इनके 8 सोपान। 8 सोपानों में नीचे से ऊपर की ओर उच्चतर स्तर प्राप्त होता है। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप ये बना के आएंगे तो। कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। संकेत अधिगम, स्क्रॉल करती चलूंगी क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में होगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक द्वंद्व को समझाइए। सीखने की रचनावादी मॉडल गलतफहमी के सफल चुनौतीपूर्ण में संज्ञानात्मक संघर्ष की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संज्ञानात्मक द्वंद्व या संघर्ष अवधि शिक्षाविदों के विचार के लिए इस्तेमाल होता है। संज्ञानात्मक मतभेद और मोटे तौर पर जब कोई नई जानकारी है जो उनके पूर्ण मान्यताओं और विचारों के विपरीत है, जिसका सामना कर रहा है, उत्पादित मानसिक परेशानी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहां संज्ञानात्मक मतभेद पैदा होता है, व्यक्ति आमतौर पर या तो अपने विचारों को बदलकर या परहेज कर नई जानकारी से इस परेशानी को खत्म करने की कोशिश करेगा। संज्ञानात्मक मतभेद मनोविज्ञान के भीतर एक काफ़ी सुरक्षित अवधारणा है और इस प्रकार की संज्ञानात्मक संघर्ष उत्तेजक उनकी गलतफहमी को अस्वीकार करने के लिए छात्रों का नेतृत्व कर सकने के लिए सुझाव उचित लगता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत लिखिए। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है। इस तथ्य की व्याख्या करता है कि समाज या संस्कृति में मानव बुद्धि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम 2 स्तरों से होता है। प्रथम स्तर पर दूसरों के साथ अनुक्रिया द्वारा, द्वितीय स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। बालक के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक क्रिया 2 बार होती है, पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिक स्तर पर। पहले लोगों के बीच यानी अंतर मनोवैज्ञानिक और बाद में बच्चे के अंदर यानी अंतः मनोवैज्ञानिक। ऐसा ही अवधान स्मृति और प्रत्यय निर्माण में भी होता है। जितनी उच्चतम क्रियाएं हैं वे सभी व्यक्तिक संबंधों से उपजती हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दूसरा पक्ष यह है कि संज्ञानात्मक विकास की योग्यताएं प्रॉक्सिमल विकास के क्षेत्र तक सीमित होती हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया आवश्यक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ: विद्यार्थियों को उन्नत सामाजिक वातावरण प्रदान कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास को उन्नत किया जा सकता है। सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और बाहर के विशेषज्ञों से अंतःक्रिया आवश्यक है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिगम वातावरण को उन्नत किया जा सकता है। ये विस्मृति वाला प्रश्न करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में चाहे तो देख लीजिएगा। इसकी हेडिंग्स बता देती हूँ। बालकों में विस्मरण कम करने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। किसी बात की कम विस्मृति का अर्थ है उसे अधिक समय तक स्मरण रखने या स्मृति में धारण करने की क्षमता न होना। अतः विस्मृति को कम करने या धारण शक्ति में उन्नति करने के लिए निम्नांकित उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। पाठ की विषय वस्तु, पूरे पाठ का स्मरण, 2-4 लाइनें अपने मन से बना लीजिएगा। पाठ का अधिक स्मरण, बालक का स्मरण करने में ध्यान, अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार, विचार साहचर्य के नियमों का पालन,
ठीक से इसे देखते जाइए। पूर्ण व अंतरयुक्त विधियों का प्रयोग, सस्वर वाचन, स्मरण के बाद विश्राम, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। अधिगम की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अधिगम की कठिनाइयाँ का टॉपिक करा दिया है, चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसी के साथ ये पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 20 नंबर के प्रश्न आपके तीसरी इकाई से पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।